नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पीएच की बात की थी। पीएच क्या होता है, पीएच मान अम्ल का कितना होना चाहिए, क्षार का कितना होना चाहिए और उदासीन का पीएच मान कितना होता है। हमने पीएच की उपयोग भी देखे थे, इम्पोर्टेंस भी देखी थी उसकी कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे लवण। लवण में बात करते हैं। लवण, पहली चीज़ तो लवण प्राप्त कैसे किया जाता है। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देख रहे थे और वो क्या बना रहे थे, लवण और जल बना रहे थे। तो ये वही लवण है। लवण में हम सबसे पहले जो बात करेंगे लवण परिवार की, बहुत इजी सी चीज है। क्या होता है लवण परिवार? समान धन या ऋण मूलक लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। मतलब कहना ये चाहता है सीधा सा, जिसमें समान धन या ऋण मूलक होते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक ही परिवार में बोलते हैं कि वह एक ही लवण परिवार के हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड तथा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सोडियम है। तो इनको क्या कह देंगे हम, कौन से परिवार से हैं, सोडियम परिवार से। NaCl तथा KCl, एक तो सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तो दोनों ही किस परिवार के होंगे, क्लोराइड परिवार के होंगे। जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और एक होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, सल्फेट। सल्फेट और सल्फेट कॉमन आ रहा है तो इनको क्या कह देंगे, सल्फेट परिवार कह देंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी हम ऐसा ही कुछ देखते हैं, सरनेम जिसका कॉमन होता है ना। हम एक ही परिवार के लोगों को क्या होता है, सरनेम कॉमन होता है। पापा जी भी अगर शर्मा है, बेटा जी भी शर्मा होंगे, बेटी जी भी शर्मा लगाएंगे नाम के अंदर, तो उनके नाम के अंदर सरनेम कॉमन होता है परिवार में। वैसे ही इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा और जो कॉमन होता है वही परिवार वो कहलाता है। बात करते हैं लवणों के पीएच की। किसकी बात कर रहे हैं, लवणों का पीएच। हमने देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है, जब प्रबल अम्ल हो प्लस प्रबल क्षार हो, यानी कि क्षार और अम्ल दोनों ही क्या हो, प्रबल हो, तब क्या बनाता है, उदासीन लवण बनाता है। जो लवण बनेगा वह ना तो अम्लीय प्रकृति का होगा, ना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। वह कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन जब मान लो अगर अम्ल क्या है, प्रबल है, प्लस क्षार जो है वह दुर्बल है, तब क्या बनेगा, लवण ही बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जो प्रबल होता है वह अपना क्या कर देता है, उस पर प्रभाव डाल देता है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही रहता है। तो यहां पर अम्ल प्रबल है तो लवण जो होगा वह अम्लीय लवण होगा। कैसा लवण होगा, अम्लीय लवण होगा। दुर्बल अगर अम्ल है और क्षार अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्षार अगर प्रबल है तो क्या बना देगा, लवण कैसा हो जाएगा, वह क्षारकीय लवण हो जाएगा। जल तो साथ में बन ही रहा है। ये चीज आपको समझ में आई। जैसे हमारी फैमिली में अगर मम्मी और पापा दोनों ही क्या है, दोनों ही तेज है, अगर मम्मी भी तेज है और पापा भी तेज है तो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को वह खत्म कर देते हैं। अगर झगड़ा भी होता है तो मम्मी जानती है कि अगर मैं झगड़ा कर दूंगी तो आगे जो इनके मेरे हस्बैंड है वह
ज्यादा तेज है तो मेरे को कुछ बोल के चुप करा देंगे, तो एक दूसरे को प्रभाव क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी जगह अगर मम्मी जी प्रबल है ना, मम्मी जी तेज है और पापा जी थोड़े उनके सामने फीके हैं, तो होगा क्या, होना जाना कुछ नहीं है, जली हुई रोटी भी होगी और तेज नमक वाली सब्जी भी होगी तो भी खानी पड़ेगी, मम्मी के आगे उनको झुकना ही पड़ता है। यानी कि जो स्ट्रोंग होता है वही, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वैसे ही जो प्रबल होगा वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, लवण में मौजूद होंगे। अगर अम्ल प्रबल है तो लवण भी क्या होगा, अम्लीय होगा, और क्षार प्रबल है तो लवण भी कैसा होगा, क्षारकीय होगा। इजी चीज है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ते हैं साधारण नमक के रसायन। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ी थी जिसमें हम HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार की अभिक्रिया करवा रहे थे, क्या बन रहा था, NaCl प्लस H2O। ये जो NaCl होता है यही साधारण नमक होता है। NaCl क्या होता है, साधारण नमक। क्या कहा जाता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। इसके रसायन हम देखेंगे। पहली चीज तो साधारण नमक हमें प्राप्त कहां से होता है, जानते होंगे अधिकतम आप, कि साधारण नमक जो होता है वह समुद्री जल होता है, उसको सुखाकर उसमें से प्राप्त करते हैं। लेकिन समुद्री जल में और भी बहुत सारे लवण होते हैं, तो उनसे क्या करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है, पृथक यानी अलग करना पड़ता है। तो समुद्री जल से पृथक करके, और एक खनिज नमक भी होता है। खनिज नमक क्या होता है, जो हमें खनिज के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त होता है, जिसे हम इंग्लिश में रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, यूज करते हैं घर पे, काला नमक, सेंधा नमक, है ना। रॉक सॉल्ट जो होता है वह खनिज लवण होता है। तो दो प्रकार से हम प्राप्त करते हैं साधारण नमक को। अब ये जो साधारण नमक है यह बहुत से पदार्थों में क्या होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। जैसे देखते हैं, साधारण नमक कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, साधारण नमक। किन रसायनों को बनाने के लिए, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम बनाते हैं तो हम NaCl की मदद से इसको बना सकते हैं। NaOH को कैसे बनाते हैं, एक अभिक्रिया होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों नाम है इसका क्लोर क्षार, क्लोर से बनता है क्लोरीन, क्षार से बनता है मतलब क्षारक। क्लोरीन और क्षारक इसमें उत्पन्न होते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या होती है, देखो सोडियम क्लोराइड नमक होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या करा दो आप, विद्युत प्रवाहित करा दो, अंदर करंट दौड़ा दो, है ना। विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा, यह वियोजित होगा, यह वियोजित होकर क्या उत्पन्न करेगा, NaOH उत्पन्न करता है, वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। समझ में आया क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। किस प्रकार अभिक्रिया होती है, देखो 2NaCl प्लस 2H2O पानी है, मिलके क्या बना रहा है, 2NaOH बना रहा है ना।
दो NaOH बना रहा है प्लस Cl2 प्लस H2 बना रहा है। ये इसका एक डायग्राम भी देख लो, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम है ना, विद्युत अपघटन इसका हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर दो बना दो, एक तो क्या होगा, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। जब भी यह हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब कि विद्युत अपघटन, विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है कि Cl गैस जो होती है, Cl2 क्लोरीन गैस जो होती है, वह एनोड के ऊपर क्या होती है, उत्पन्न होती है। और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस होती है, H2 गैस। याद रखना कि क्लोरीन गैस जो होती है वह एनोड पर उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस जो होगी वह कैथोड पर उत्पन्न होगी। ये क्या था, नमक का घोल था, और बन क्या रहा है, नमक का घोल किसके साथ, NaOH। अब NaOH का निर्माण हो गया NaOH के साथ में। आई बात समझ में। इसमें क्या था, पहले NaCl था और पानी था, घोल था ना, विलयन था, जलीय विलयन था सोडियम क्लोराइड का। उसमें आपने विद्युत प्रवाहित किया, हुआ क्या कि वह टुकड़े हुए उसके NaCl के, उसने NaOH बना दिया, और क्या हुआ कि क्लोरीन गैस बनाई जो बाहर निकल गई, कहां से, एनोड से, और कैथोड पर क्या हुई, हाइड्रोजन गैस निकली है। सिंपल सी बात है ये। और इसकी अभिक्रिया जो है वह समझ लेते हैं एक बार, याद तो आपको सीधे रखनी है, लेकिन कैसे हुई है वो समझा देता हूं मैं। कि आपने दो NaCl लिए, एक NaCl और एक और लिया NaCl, दो NaCl लिए, और क्या लिया आपने, दो H2O लिए, H2O HOH लिख देता हूं, HOH HOH, दो H2O लिया आपने। हो क्या रहा है, आपकी जो Na है, Na और OH अभिक्रिया कर रहे हैं, और Na और OH अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, NaOH कितने बने, एक तो NaOH ये वाला और एक NaOH ये वाला, यानी कि दो NaOH इन्होंने बना दिए हैं। दो हाइड्रोजन बन रहे हैं प्लस H2, और ये दो क्लोरीन भी हैं, आपस में अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बना देंगे Cl2। इजी रिएक्शन है, दो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, यह अभिक्रिया समझ में आ गई। दो NaCl प्लस दो H2O मिलके बनाएंगे दो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाएंगे। और किसमें काम आता है कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, और आता है विरंजक चूर्ण के रूप, किसके अंदर, विरंजक चूर्ण। क्या फॉर्मूला था विरंजक चूर्ण का, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण होता है। इसमें कैसे उपयोग में आता है, देखो, जब NaCl से अपने को, NaCl का हमने पीछे जो देखा हमने, NaCl का क्या किया, विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त हुआ है, Cl2 प्राप्त हुई थी, Cl2 गैस। तो जब ये Cl2 गैस जो होती है उसका हम शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त Cl2 गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त
होता है। अगली बात समझ में, कैसे प्राप्त होता है? देखो, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH2 शुष्क बुझा हुआ चूना, इसमें हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। क्या होगा? ये बना देगा CaOCl2 प्लस H2O, और ये CaOCl2 ही क्या कहलाती है? विरंजक चूर्ण कहलाता है। यही आपका क्या है? विरंजक चूर्ण। अभिक्रिया कैसे हुई समझते हैं। देखो, CaOH2, Ca के ऊपर कितने OH है? एक OH और एक और OH, दो OH है Ca पर, प्लस मिलाना क्या है हमें? Cl2 मिलानी है। ये आपका Ca और O और ये Cl2 क्या बना देंगे? CaOCl2। बचा क्या? एक हाइड्रोजन बचा, एक और हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या होता है? दो H2 क्या? H2 और O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, यानी कि जल बना दिया। तो ये अभिक्रिया विरंजक चूर्ण बनाने की है। कैसे बनाएंगे? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसके उपयोग देखो, कहां कहां उपयोग आता है। वस्त्रोद्योग, कपड़े वाली जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसमें, वस्त्र उद्योग में सूती कॉटन जो होता है वह लिनेन के विरंजन में, और किसमें? कागज उद्योग, पेपर फैक्ट्री जो होती है, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग में लकड़ी मज्जा व लॉन्ड्री जो बिजनेस है जिसमें कपड़े उपड़े धुलते हैं, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, सीधे पॉइंट आपको याद रखना है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में, कागज उद्योग में लकड़ी मज्जा व लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में। और क्या होता है? ये रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में भी काम आता है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। ये पॉइंट्स आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपको कोई नोट्स फॉलो नहीं करने हैं, आपको सीधा सीधा आपकी जो एनसीईआरटी है वह सबसे बेस्ट है। किसी भी टीचर के नोट्स उस एनसीईआरटी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ना जो है वह एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी को बार बार रिपीट करना है। तो रासायनिक उद्योगों के अपचायक के रूप में, और पीने वाले जो जल होता है, पीने का पानी, उसको क्या करते हैं? जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी क्या आता है? काम आता है। कौन? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। किसकी बात करेंगे? बेकिंग सोडा। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें भी NaCl जो होता है वह कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक फॉर्मूला NaHCO3। कहते क्या है? बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। बनाएंगे कैसे? देखो, NaCl जो होता है जल क्या, NaCl यानी कि साधारण नमक, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, सभी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? NH4Cl बनाएंगे प्लस
NaHCO3 और ये NaHCO3 हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। अभिक्रिया समझ लो, H2O मतलब होता क्या है, HOH ही होता है ना। आपका जो NH3 है, NH3 के साथ में एक हाइड्रोजन और क्या, Cl, क्या बना देंगे, NH और एक और हाइड्रोजन NH4, Cl बना देंगे। बचा क्या, Na बचा और क्या बचा, H बचा, एक H बचा ना, ये वाला एक तो चला गया, NaHCO और एक ये वाला ऑक्सीजन यानी कि NaHCO3 बचेगा। ये अभिक्रिया जो है ये बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज होती है। क्या क्या, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलकर बना देगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, ये जो H और H लिख सकते हैं, H2O को एक H, NH3 के साथ एक H और मिल गया, NH4 और Cl, NH4Cl बना दिया। बचा क्या, Na बचा और एक H बचा, NaHC, दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन, NaHCO3 बनाएगा। यही क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। उपयोग देखें बेकिंग सोडा के, पहले तो जब यूज क्या होता है बेकिंग सोडा वगैरह, बेकिंग सोडा किस में यूज होता है, आप मम्मी खाने में प्रयोग में लेते हैं बहुत ज़्यादा। कभी पकोड़े बना रहे हैं, कभी समोसे बना रहे हैं, उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा का ये प्रयोग है। उपयोग और क्या हो सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, उपयोग देखें किसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो होता है वह बेकिंग सोडा से ही बनता है। होता क्या है उसमें कि NaHCO3 क्या है, ये बेकिंग सोडा, कोई अम्ल होता है, उस अम्ल से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H+ आयन। अम्ल H+ आयन देते हैं, इसीलिए वो अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन किसी अम्ल से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और अम्ल भी आमतौर पर कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल जैसा कोई खाद्य जो अम्ल होता है, मंद अम्ल, मंद मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और खाद्य खाने लायक जो अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, H+ प्राप्त होता है। मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O जल बनाते हैं, प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं, अम्ल का सोडियम लवण, है ना, बेकिंग पाउडर बनने में। इससे होगा क्या, यूज क्या आता है, ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, आप ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड खमीर उठाने के लिए, पुलाव उसमें जो आता है वह ब्रेड में पुलाव के लिए, और केक वगैरह बनाते हैं, केक में भी क्या होता है, खमीर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है उठाने के लिए। हो क्या रहा है, खमीर कैसे उठता है, वो फूल जाता है ना, फूलने का कारण ये होता है उसके अंदर क्या भर जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है, वह फूल जाता है बेकिंग पाउडर से। फिर एंटासिड के रूप में भी आप जो इनो पीते हो, है ना, एसिडिटी हो जाती है। अब घर पे हर बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीछे पढ़ाया था मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तब एसिडिटी हम क्या करते हैं, हम इनो का यूज करते हैं, और इनो के अंदर कुछ मात्रा में क्या होता है, बेकिंग सोडा उसमें मिला हुआ होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो एंटासिड के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। और किस में काम में लिया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में। अग्निशामक क्या होता है, आग बुझाने में काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं धोने का सोडा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, धोने का सोडा। क्या होता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा होता है ना धोने का सोडा।
फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। याद रखना ये प्लस नहीं है, ये डॉट है। ये क्रिस्टलन जल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि इसमें क्रिस्टलन जल मौजूद है। यहां पर गलती से भी आप प्लस मत लगाना। Na2CO3.10H2O बनेगा कैसे? जो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो वह क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है। इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में अगर हम जल मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाने से क्या बन जाता है, Na2CO3.10H2O। यह पुनः क्रिस्टलन करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुनः क्रिस्टलीकरण। पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु जो जल के हैं, क्रिस्टलन जल जिसे कहते हैं, वह मौजूद होते हैं। तो धोने का सोडा आप खाली Na2CO3 ना बोलकर इसको पूरा बोलें, Na2CO3.10H2O। उपयोग कहां कहां होंगे ये? उपयोग होगा इसका कांच, साबुन, कागज उद्योग में, और बोरेक्स निर्माण में इसका यूज होता है। बोरेक्स निर्माण में, और साफ सफाई में धोने का सोडा, जाहिर सी बात है साफ सफाई में तो यूज हो गई, साफ सफाई में, और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। आपने पढ़ा था जल की स्थायी कठोरता क्या होती है? जब कठोर जल होता है ना, उसमें आप साबुन का यूज करते हो। हाँ जी, कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स निर्माण में, साफ सफाई में, और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जब कठोर जल होता है ना, आमतौर पर किसी बोरवेल वगैरह का पानी होता है, या फिर कुएं का पानी, ऐसा कोई पानी होता है जिसमें आप साबुन कपड़ों पर लगाते हैं लेकिन फिर भी जाग नहीं बनते, वो कठोर जल होता है। उस कठोर जल के अंदर जाग नहीं बनते हैं तो कपड़े साफ नहीं होते हैं। कपड़े साफ नहीं होंगे तो गंदे तो रहेंगे, उनको साफ तो करना पड़ेगा। कैसे साफ करते हैं? उसमें हम धोने का सोडा यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, मिसेल का निर्माण होगा और जाग बनेंगे, और जिससे क्या होगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। तो कठोर जल के अंदर कपड़ा साबुन से साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जाग का निर्माण नहीं होता है। इस कारण हम किसका यूज करते हैं? धोने के सोडे में। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी धोने का सोडा काम आता है। याद रखिएगा इसका उपयोग। और बनाया कैसे है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर जल मिलाने पर, पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला धोने का सोडा पूरा ये याद रखना है आपको, खाली सोडियम कार्बोनेट याद नहीं रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलन जल की। यहां तक हमने क्रिस्टलन जल पढ़ा है। और क्या होता है क्रिस्टलन जल, देखते हैं। मैंने बोल तो दिया कि क्रिस्टलन जल इसमें मौजूद होता है, लेकिन होता है क्या क्रिस्टलन जल? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टल के अंदर जो जल मौजूद होगा वही क्या कहलाएगा? क्रिस्टलन जल कहलाता है। जो क्रिस्टल में जल मौजूद होगा उसे ही क्या कहेंगे? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल लेते हैं, किसका क्रिस्टल लेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वह होता है नीले रंग का। नीले रंग का क्रिस्टल होता है। जब इस क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या होता है? ये जो जल होता है वह उड़ जाएगा, है ना? जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, तो क्रिस्टल का जो जल होगा वह सफेद क्रिस्टल का रंग जो होगा वह सफेद रंग हो जाएगा। नीले से क्या हो जाता है? वह सफेद हो जाता है। और उस क्रिस्टल के अंदर दोबारा से अगर मैं जल मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं? जल
मिलाने पर फिर क्या हो जाएगा, रंग जो है पुनः नीला रंग प्राप्त हो जाता है। यानी कि रंग का जो खेल है वह किस वजह से हो रहा है, वह जल के कारण हो रहा है। इस वजह से गर्म करने पर सफेद रंग हो जाता है और उसमें पुनः जल मिलाने से नीला रंग हो जाता है। तो यह क्रिस्टलन जल का खेल है। होता क्या है क्रिस्टलन जल, डेफिनेशन भी देख लो। लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब लवण जो होता है उसका इकाई सूत्र होगा, उसके अंदर जितने जल के अणु मौजूद होंगे उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे हमने पीछे जो देखा था, हमने देखा था ना पीछे कि Na2CO3.10H2O, उसके सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल के अंदर क्या मौजूद था, 10H2O क्रिस्टलन जल मौजूद था। तो वह क्रिस्टलन जल होता है। जो क्रिस्टल में जितना जल मौजूद होगा उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलन जल कहेंगे। सीधी सी बात है। अब क्रिस्टलन जल और किस में होता है, एक पीओपी करके आपने नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ज्यादातर काम आता है पीओपी, हड्डियां जो टूट जाती है इंसान की, है ना। हम कभी साइकिल से गिर जाते हैं, कभी किसी को कूट काट के जाते हैं और खुद मार खा के आ जाते हैं, तब भी हड्डियां टूटती है। तो जब भी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को व्यवस्थित एक जगह बिठाया जाता है जिससे वो फिर से जुड़ जाए। लेकिन हम मनुष्य इतने सीधे कब रहे कि हड्डी को जुड़ने दें, तो क्या है, हिल डुल कर हम हड्डी को उसकी जगह से फिर से खिसका देते हैं। लेकिन हड्डी को उसकी जगह पर रखने के लिए क्या किया जाता है, पीओपी लगाया जाता है, पट्टा बांधा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर चढ़ाना जिसे कहते हैं, वो पीओपी चढ़ाना होता है। पीओपी जब चढ़ाते हैं तो गीला होता है, वह सूखने के बाद जिप्सम बन जाता है, कठोर बन जाता है, और उस कठोर के अंदर हमारी जो हड्डी है वह व्यवस्थित रहती है, वह हिलती डुलती नहीं है, जिस वजह से हड्डियां क्या हो जाती है, फिर से जुड़ जाती है। होता क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो होता है CaSO4.12H2O, है ना। कितना क्रिस्टलन जल मौजूद होता है इसमें, हाफ H2O, जल का आधा अणु इसमें मौजूद होता है। जब इसमें आप जल मिलाओगे 1.5 H2O अगर मिलाते हो, डेढ़, देखो आधा तो पहले से था, डेढ़ और मिला दिया, 1.5 मतलब आधा, डेढ़ मतलब आधा पहले से था और डेढ़ और मिला दिया तो कितने हो गए, डेढ़ और आधा, दो पूरे हो गए ना। CaSO4.2H2O, यही क्या होता है, जिप्सम होता है। आगे बात समझ में। ये खेल कब होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसमें जल मिलाकर, पानी मिलाया, जल मिलाया, और आपके पैर पर या जहां पर भी हड्डी टूटी है वहां पर क्या कर देते हैं, हम प्लास्टर बांध देते हैं। धीरे धीरे वह सूखेगा और क्या बनाएगा, CaSO4.2H2O, जिप्सम बना देता है। वो जिप्सम क्या होता है, कठोर होता है। ये CaSO4.12H2O तो पाउडर होता है, पाउडर में जल मिलाकर उसको कठोर बना दिया, कठोर हो गया तो अब वह हड्डी को खिसकने नहीं देता है। पीओपी एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। और किस में काम आता है ये पीओपी, एक तो टूटी हड्डियां जोड़ने में, टूटी हड्डियां जोड़ने में, फिर और किस में काम आता है, या सजावट के सामान बनाने में। देखे होंगे आपने सजावट के सामान घर में सजाने के लिए पीओपी के कई खिलौने बनते हैं, कहीं सजाने के लिए कोई गुड़िया बना दी या फिर कुछ भी
पीओपी का जो बनाया वह उसमें काम आता है सजावट के सामान तथा खिलौनों में क्या आता है, पीओपी यूज आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह यूज आता है। तो यहाँ तक की कहानी समाप्त होती है। आपका जो चैप्टर था, लेंथी चैप्टर कह सकते हैं, आज हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपको इस चैप्टर की ये जो रिएक्शंस हैं वो एक बार में याद होने वाली है नहीं, तो आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएगी। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, केमिस्ट्री के अंदर तो इम्पोर्टेंट होती है, तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो उनमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सबको तैयार करना है। और नोट्स की बात, नोट्स मैं अवेलेबल इसलिए नहीं कराता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती। किसी के नोट्स एनसीईआरटी का मैच नहीं कर सकते हैं ना, इसके लेवल को मैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड बाय।